आज हम पढ़ते हैं रोगों का मुख्य कारण क्या होता है। इससे पहले भी हमने पढ़ ली थी, रोग की कई परिभाषाएं पढ़ी थी। कोई मुझे स्वास्थ्य की परिभाषा बताएगा? समदोष समाग्नि से समधातु मलिक्रिया प्रसन्नात्मेन्द्रिय मनः स्वास्थ्य इति स्वास्थ्य की। विधीयते। ठीक है जी। आपने रोग की और परिभाषा पढ़ी थी। रोगों का मुख्य कारण क्या होता है, कोई बताएगा? त्रिदोष सर। त्रिदोष थोड़ी मुख्य कारण होते हैं जी, एक्सप्लेन करिए ना। त्रिदोष तो सहायक भी होते हैं, उन्हीं से तो धातु बनती है, उन्हीं से शरीर बनता है, सब कुछ उन्हीं से बनता है। त्रिदोष क्या? त्रिदोष अनबैलेंस होने से। हाँ, जब हमारे वात पित्त कफ जो दोष हैं, वो जब हमारे प्रकोपित हो जाते हैं, प्रकोपित का मतलब है वो बढ़ जाते हैं या घट जाते हैं, उनमें अधिकता आ जाती है या अम्लता आ जाती है, तो वो दूषित होकर रोग का कारण बनते हैं, उन्हीं को ही रोगी कहा गया। आज हम पढ़ते हैं रोग और किसे कहा गया। चरक संहिता के अनुसार रोगों का कारण क्या है? धी, धृति, स्मृति, विभ्रष्ट, क्रमयत, कुरुत, अशुभम, प्रज्ञा अपराधम, तम विधातम, सर्वदोष प्रकोपणम। ये चरक संहिता में लिखा गया 1/102 में। धी होता है हमारा बुद्धि। बुद्धि आपने भगवत गीता में पढ़ा होगा ना, दूसरे चैप्टर में। हाँ जी, ना जी। भगवत गीता पढ़ाई थी ना आपको, चंद्र ज्योति मैम ने? हाँ सर, पढ़ाई थी। हाँ, तो उसके सेकंड चैप्टर में आया था ना बुद्धि के बारे में। स्थिर बुद्धि हाँ होनी सर। चाहिए, स्थित प्रज्ञ पढ़ा नहीं आपने? हाँ, पढ़ा है हाँ सर। जी, पढ़ा है सर। हाँ, तो वहां पे धी का प्रयोग होता है। धी शब्द संस्कृत का है। धी माने बुद्धि, धृति मतलब धैर्य, स्मृति मतलब स्मरण शक्ति, सोच विचार के कर्म करना, उस पे पहले मतलब स्मरण करना, उस पे सोचना विचारना, उसके बाद ही कर्म करना, कोई भी कर्म करें तो। और उसके बाद कर्म यतः पूर्णतः अशुभम। जब हमारी धी बुद्धि, हमारा धैर्य, हमारी जो स्मरण शक्ति है, जब वो भ्रष्ट हो जाती है, उसके हो जाने पर जब भी मनुष्य अशुभ कर्म करता है, तब सभी शारीरिक व मानसिक दोष प्रकोपित हो जाते हैं, और इन अशुभ कर्मों को प्रज्ञा अपराध कहा जाता है। तो रोगों का कारण जो है, ये जो अशुभ कर्म करते हैं और तभी शारीरिक व मानसिक दोष प्रकोपित होते हैं, इसको प्रज्ञा अपराध भी कहा गया है। और यहाँ से एक बार क्वेश्चन आ चुका है, और क्वेश्चन मैं बता देता हूँ कैसे आया था। जैसे इसमें लिखा है ना, धी, धृति और स्मृति, तो क्वेश्चन ऐसे आया था कि प्रज्ञा अपराध के अंतर्गत कौन नहीं है। तो उसमें धी दिया गया था, धृति दिया गया था, स्मृति दिया गया था, और एक और लगा लो, मनुस्मृति लगा लो, या आप समण शक्ति तो चलो यही होगी, एक और कुछ भी लगा सकते हैं आप, स्वास्थ्य लगा लें या वात पित्त कफ लगा लें। तो ऐसे करके उनमें से एक जो नहीं था, उसको, वो उसका आंसर था। तो ये क्वेश्चन आ चुका है एक बार, प्रज्ञा अपराध के अंतर्गत क्या नहीं आता है। ठीक है जी, तो इसमें धी, धृति और स्मृति, ये तीन चीजें ही आती हैं। आप इसको अच्छे से याद कर लेना। इनके भ्रष्ट हो जाने पर जब व्यक्ति अशुभ कर्म करता है, वो जब अशुभ कर्म करता है, वो कर्म सभी शारीरिक और मानसिक दोष को प्रकोपित करते हैं, और इन अशुभ कर्मों को प्रज्ञा अपराध कहते हैं। जो इसको करेगा, किसको? प्रज्ञा अपराध को, अशुभ कर्मों को। जो इनको करेगा, उसके शरीर और स्वास्थ्य की हानि होगी, और वह जल्दी ही रोगग्रस्त होगा। वो होगा ही होगा, क्योंकि अशुभ कर्मों का रिजल्ट जो होता है, कर्म का जो फल होता है, वो हमें वापस अंधकार में डुबो के लेकर जाता है। आगे पढ़ते हैं, सत्व या मानस प्रकृति। हमने प्रकृति पढ़ी थी, कोई बताएगा कितने प्रकार की प्रकृति पढ़ी थी हमने?
7 प्रकार की प्रकृति पढ़ी थी सात, हमने। ये 7 प्रकार की पढ़ी थी सर। जी बताएंगे एक बार कौन सी थी? सर यही थे, सात्विक, राजसिक, तामसिक था, हम्म। या फिर यही थी ना सर, ये वात पित्त कफ के साथ जोड़ के बताया गया था। हाँ यही थी। सर पहले सिंगल वात पित्त कफ रहेगा, फिर वात पित्त, हम्म। फिर पित्त कफ, फिर वात कफ, ये 6 हो गए। और एक सम प्रवृत्ति थी जिसको सम्मिपातज भी बोलते हैं। एक को समीपात भी संत। बोलते हैं। ठीक है, वो थी हमारी दोषों के अनुसार प्रकृति। उसमें दोष होते हैं ना, वात दोष, पित्त दोष, कफ दोष, फिर आगे वात पित्त हो गया, उसको द्वंद्व भी बोलते हैं। ये दो के जोड़े में होती है ना वो, वात का और पित्त का रूप आ जाता है, फिर पित्त का और कफ का आ जाता है, फिर कफ का और वात का रूप आ जाता है, तो इसलिए उनको ऐसे बोलते हैं। और लास्ट में आती है हमारी संधिपातज, उसको सम अवस्था में होती है, उसमें तीनों दोष जो होते हैं समान होते हैं हमारे। अब पढ़ते हैं कि मानस प्रकृति कैसी होती है इसको, क्योंकि सत्व जो होता है वो हमारा अच्छे के लिए माना जाता है, शुभ के लिए माना जाता है, तो इसमें सत्व प्रकृति या मानस प्रकृति ऐसे बोला जाता है। मानस प्रकृति 16 प्रकार की होती है। अब वो पढ़ते हैं मानस प्रकृति 16 प्रकार की कैसे होती है। मानस प्रकृति के अंतर्गत 3 प्रकृति आती हैं, सात्विक प्रकृति, राजसिक प्रकृति और तामसिक प्रकृति। सात्विक प्रकृति होती है वो भी 7 तरह की होती है हमारी। ब्रह्म जो ब्रह्मा होते हैं उसके जैसी प्रकृति। फिर आर्ष की प्रकृति, आर्ष मतलब आर्ष बोलते हैं जो वेदों में लिखी हुई बातों को मानते हैं, उसको आर्ष बोला जाता है, तो वो वाली प्रकृति। फिर होता है महेंद्र प्रकृति, इंद्र के जैसी प्रकृति। फिर याम्य आता है, वारुण आता है, कुबेर आता है और गंधर्व आता है। आप इनका नाम याद कर लीजिएगा। और ये मुख्य है कि 3 प्रकार की जो प्रकृति है इनके अंतर्गत कितनी प्रकृतियां आती है, तो सात्विक में 7 आती हैं, राजसिक में 6 आती हैं और तामसिक में 3 आती है। ऐसे ही राजसिक में असुर, राक्षस, पिशाच, शार, प्रेत, शाकुन आते हैं। और ऐसे ही तामसिक प्रकृति जो होती है उसमें पाशव, मत्स्य और वानस्पत्य। आपने जो याद करना है वो ये करना है कि मानस प्रकृति के 3 भेद होते हैं, और 3 भेद में सात्विक, राजसिक, तामसिक होता है। और सात्विक के भी 7 भेद हैं, राजसिक के 6 और तामसिक के 3। बस खाली ज्यादा कर रहे हैं तो इनके नाम याद कर सकते हैं तो वो करिए। सर ये पार्श्व का मतलब क्या होता है? किसका जी? पार्श्व, ये जो तामसिक के हैं जो 3 भेद, उनका क्या मतलब होता है? मतलब तो डीपली जाना में तो बहुत लंबा है जी, बस आप इनका नाम याद कर लीजिए। ये अभी मैंने भी नहीं पढ़ा क्योंकि टाइम थोड़ा था और मैं भी थोड़ा सा जल्दबाजी में था, मेरे को कहीं जाना है, तो इसलिए मैंने 4 की क्लास 3 बजे रखी। मैं भी बस ठीक। नाम ही लिख पाया क्योंकि इनसे मतलब नहीं है हमें जी जी। एग्जाम की दृष्टि से, है ना। बस आपको इतना ही है, सात्विक में 7, राजसिक में 6 और तामसिक में 3, इतना ही आएगा। हमने पढ़ा था षटकर्म, पढ़ा था हमने। षटकर्म की वो 6 वेद होते हैं, कोई हमें 6 वेद बता दीजिए। षटकर्म पढ़ा था ना सर आपने हट पर धोती, भी। धोती, हाँ, बस्ती, नेति, त्राटक, नवली, कपालभाति, यही ना? त्राटक, षटकर्म। मौलिक। हाँ, ये जो भेद बताए हैं संध्या जी ने, कोई बताएगा ये किस ग्रंथ में लिखे गए, हठ योगिक टेक्स्ट में? ऋण सर संहिता से। हठ प्रदीपिका में, घेरण संहिता में है। हट पर दीपिका में हठ पर कैसे? दीपिका में और गहन संहिता में कुछ फर्क है इन षटकर्मों में? जी, हाँ जी। क्या हाँ फर्क है जी जी? सर, इसमें घेरन में तो तराटक बाद में आएगा, त्राटक बाद में आएगा। और इस। धोती, जी। वस्ती, नेति, नौली, त्राटक, कपाल भाती। नोली, नोली बाद। नौली, त्राटक, कपाल भाती जी। घेन संहिता में ऐसे है, और हठ प्रदीपिका में है धोती, वस्ती, नेति, त्राटक, नौली, कपाल भाती। तराटक, नोली, कपालभाति। ठीक है जी। सर उसको लौल की भी बोला है, नौल हाँ, की नौली जगह। क्रिया को लोल की क्रिया भी बोला गया है। जैसे आयुर्वेद उसमें हठ प्रदीपिका में गहन संहिता में षटकर्म है, ऐसे ही आयुर्वेद में पंचकर्म है। ये पंचकर्म हमने पहले भी पढ़े थे, इनकी सीक्वेंस होती है ये।
वमन, विरेचन, वस्ति, नस्य और रक्तमोषण। ये 5 प्रकार के कर्म होते हैं जिनसे शरीर की शुद्धि की जाती है, दोषों को शरीर से दूर किया जाता है। और कुछ कर्म होते हैं जो इनसे पहले के होते हैं, ताकि ये कफ एक जगह एकत्रित हो जाए और फिर उसको शरीर से बाहर निकालने में आसानी हो जाए। कोई भी दोष है, पहले उसको शरीर के जहां जहां भी फैला होता है उसको एक इकट्ठा कर लिया जाता है एक जगह पे, कुछ औषधियां दे के, ताकि वो स्टमक की तरफ आ जाए या कोई पर्टिकुलर एरिया पे आ जाए। और फिर बाद में उसको कुछ भी औषधि दे के, या तो वमन क्रिया से या विरेचन क्रिया से या वस्ति क्रिया से, फिर उसको जल्दी आसानी होती है शरीर से दोष को निकालने में। तो जैसे हम मान लो आसन करते हैं, तो आसन करने से पहले क्या करना चाहिए, कोई बताएगा? सूक्ष्म व्यायाम। हाँ, सूक्ष्म हम व्यायाम। करते हैं ना, ऐसे ही पंचकर्म से पहले कुछ कर्म होते हैं जिनको पूर्व कर्म कहा जाता है। पंचकर्म जो होते हैं उनको प्रधान कर्म कहते हैं, मुख्य कर्म तो यही होते हैं, पर कुछ कर्म होते हैं जो इनसे पहले किए जाते हैं, तो उनको पूर्व कर्म कहा जाता है। उसमें होता है हमारा एक स्नेहन, एक स्वेदन। स्नेहन का अर्थ कोई बताएगा क्या होता है? से मॉलिश करते हैं ऑयल से। हाँ, ऑयल से या किसी भी मतलब ऐसी चीज लिक्विड तैलीय पदार्थ से, किसी से भी, वो अलग अलग औषधियों के होते हैं, सामने वाले की प्रकृति को जान के फिर वो दिए जाते हैं, कौन सी औषधि का तेल इस पे अच्छा रहेगा। तो स्नेहन का मतलब होता है रगड़ना, मालिश करना। स्नेहन में पहले उसकी मसाज करते हैं, अलग अलग तेल से, वो तरह तरह के तेल होते हैं सामने वाले की प्रकृति को देख के। और उसके बाद स्वेदन क्रिया होती है। स्वेदन क्रिया का मतलब होता है कि अब जो मालिश दी है उसके जो पोर्स हैं स्किन के, उसके स्किन के छिद्रों को खोलने के लिए हीट दी जाती है अलग अलग तरीके से, ताकि पसीना बाहर आए, क्योंकि वो छिद्र खुलने के आसानी होती है उनको जल्दी, कफ जो दोष होते हैं दोषों को बाहर निकलने में। हमने पढ़ा था ना कि जो हमारा मल होता है, मल के अंतर्गत 3 चीजें मुख्य होती है, हमारा स्थूल और स्वेद और भूल गए। हाँ, नाखून बाल वगैरह भी होते हैं शायद वैसे। मुख्य मुख्य 3 मल होते हैं जी, कोई बताएगा? मल, मूत्र और पसीना होता है ना हमारा। हाँ, मूत्र पूरी दो, हाँ, पसीना है। देखो ये पसीना है ना, पसीने के जरिए भी हमारे दोष बाहर आते हैं। तो इसलिए पहले उसको मालिश दी जाती, फिर बाद में उसको स्टीम दी जाती है। आजकल मॉडर्न तरीके से दी जा रही है, जैसे पोटली से भी देते हैं या स्टीम से भी निकालते हैं, भाप दी जाती है उसको गर्म, या फिर उसको ऐसे रूम में बैठाया जाता है जिसमें कोल होते हैं, अलग कोयले होते हैं वो बहुत गर्म, तो उसको उसमें आँच, उनको गर्म किया जाता है कोयले को, और कमरा वो बंद होता है, जिससे उस कमरे का टेम्परेचर बढ़ता है, तो उस जो व्यक्ति है उसके अंदर, जो रोगी है, उसके शरीर से पसीना निकलता है, और पसीने के थ्रू भी उसकी बॉडी डिटॉक्स होती है। ऐसे ही स्टीम के जरिए भी होता है। पसीना निकालना मुख्य स्वेदन का मतलब है कि पसीना निकालना, वो किसी भी तरीके से निकाल सकते हैं, वो भाप के जरिए भी या पोटली रख के भी, वो तरह तरह के तरीके हैं। सर तो स्वेदन पहले, क्या रोज करना चाहिए? नहीं नहीं नहीं, रोज नहीं करना चाहिए। अच्छा, कितने दिनों में करना चाहिए सर? जब आप ये करें, पूरा इसका कर्म होता है, उसके बाद ही आप ये करिए। अभी समझ में आएगा आपको आगे। जब ये आप पंचकर्म करें ना, तो पंचकर्म से पहले ये करने जरूरी है। ठीक है, पहले उसकी मालिश की जाती है, मालिश करने के बाद उसको किसी भी तरीके से उसको पसीना निकालना का के जरिया होता है, वो किसी भी तरीके से निकालना, वो अलग अलग स्टीम तरीके होते हैं। बाथ। स्टीम बाथ। स्टीम बाथ तो नहीं कह सकते, स्टीम बाथ में तो पसीना नहीं आएगा ना। जैसे वो होते हैं ना, मालिश करने के बाद कईयों को सूर्य की दिशा में खड़ा कर दिया जाता है, उनकी सूर्य की तरफ पीट करके, उनसे नेचुरली सन बाथ लो। और स्टीम बाथ, स्टीम बाथ तो हो ही गया ना उसके अंदर। और जी, सोना बात, सोना सर बात। सोना बाथ होती है, और पोटली से भी होती है, फिर उस पे ऑयल भी रखा जाता है, आटे का एक गोला सा बनाकर उस पे सर्कल रखे, कटी बस्ती होती है, वगैरह वगैरह तरीके से, फिर उसका पसीना निकाला जाता है। फिर उसके बाद हमारे प्रधान कर्म जो होते हैं वो शुरू होते हैं।
उसमें हमारा वमन होता है। वमन का मतलब, वमन क्रिया बताएंगे। वोमिटिंग से ना? वो वोमिटिंग करना, हाँ जी, उल्टी करना। औषधि में। हाँ, तो इसमें कफ भी बाहर होता है हमारा और पित्त भी बाहर होता है वमन क्रिया से। मुख्य इसमें कफ आता है, तो वमन क्रिया के अंतर्गत मुख्य कफ आता है। वमन क्रिया करने से जितना भी कफ है वो बॉडी का, वो एकत्रित कर लिया जाता है पहले, और बाद में उसको निकाल दिया जाता है। ऐसे ही विरेचन क्रिया होती है, और विरेचन क्रिया में पित्त दोष को बाहर कर दिया जाता है। विरेचन क्रिया ऐसे करते हैं जैसे सूक्ष्म शंख प्रसारण करते हैं ना, ऐसे कुछ औषधि दी जाती है मुंह से, और उसको वो अंदर जाके अपना काम करती है, और बाद में उसको एनस के जरिए से बाहर कर दिया जाता है। उस कुछ भी ऐसी औषधि दी जाती है जिससे उसको लूज मोशन जितना हो सके जल्दी से जल्दी लग जाए, और उसको पित्त दोष जो बढ़ा हुआ है वो बाहर की तरफ हो जाए। सर इसका ऐसे ही कोई टाइम है हम्म, या किसी भी मंथ में कर सकते हैं इसको, विरेचन को? नहीं, सर्दियों में मोस्टली कम हो जाते हैं, और जितने भी नेचुरोपैथी के हॉस्पिटल होते हैं ना। हम्म। तो कब करना चाहिए सर इसको? एक तो मार्च में करते हैं, एक सितंबर में करते हैं ना, 2 टाइम में होता है संप्रक्षालन। वो तो शंख प्रक्षालन करते हैं ना, इसको भी करते हैं क्या? तो ये ऐसा ही होता है, बस इसमें औषधियों का वो पानी बनाया जाता है, उसमें वो नींबू अपन वैसा पानी बना के पीते हैं, सेम प्रोसेस सेम ही होती है। वही तो, किसी खास वेदर का तो ख्याल रखना पड़ता है ना। हाँ, मौसम चेंज होता है ना, उससे पहले ऐसे बना लेते हैं, जैसे सर्दी ना हो गर्मी ना हो, दोनों चीजें नहीं होनी वही चाहिए। शंख प्रक्षालन वाला सेम ना? सेम है। किसी को भी नहीं आ रही है सर, चले क्यों अरे नहीं है? सॉरी सॉरी सॉरी, मैं म्यूट हो गया था। हाँ, मैं कह रहा था कि जो सूर्य जैसे सनराइज होता है ना, तो सनराइज के साथ ही की जाती हैं चीजें। अगर आप नेचुरल तरीके से करते हैं तो ऐसे ही की जाती हैं। आजकल तो फिर वो रूम बन गए, रूम में सब कुछ फैसिलिटीज होगी, तो वो अलग तरीका होगा। पर इसको खुले में करते हैं, जैसे आप मान लो सर्दी में मड थेरेपी किया ना, किसी ने की हो, तो मिट्टी का लेप लगा के और उनको बोल दिया जाता है कि आप धूप में खड़े हो जाइए। अगर आप इसको सर्दी में करेंगे तो उल्टा आपको ठंड लग जाएगी, क्योंकि गीली मिट्टी आपकी बॉडी पे लगी हुई, हवा भी चलती है और सूर्य भी शांत होता है उसमें। तो सर्दियों में इनको थोड़ा सा कम किया जाता है, और गर्मियों में ज्यादा अच्छे से रिजल्ट मिलते हैं, क्योंकि गर्मियों में पसीना निकालना आसान है, सर्दियों में थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और फिर हल्का खाना दिया जाता है गर्मियों में, सर्दी में आप हल्का खाना ले नहीं सकते। बताया था ना कि हमारी जठराग्नि ज्यादा तीव्र होती है, नहीं तो फिर वो हमारे अंगों को खाने लग जाती है। तो कई चीजें देखी जाती है जिसमें। उसके बाद वस्ती होती है। वस्ती हमने घेरण संहिता में भी पढ़ा था। वस्ती से हमारे वात दोष दूर होते हैं। इसको आजकल एनीमा का जरिया दे दिया है, एनिमा की तरह करते हैं। ऐसे ही हट प्रति घेरण संहिता में हमने पढ़ा था कि हल्दी के डंठल से या फिर उंगली से एनस के जरिए उसको, या फिर कुछ लिक्विड भी दिया जाता है ऐसा, जो बड़ी आंत से क्लीन करता है मल को। और ये जल वस्ती, शुष्क वस्ती आपने पढ़ी भी थी। उसके बाद आता है नस्य हमारा। नस्य के अंदर आता है, मेरी आवाज आ रही है आप सभी को? जी जी। जी। उसके बाद नस्य आता है। नस्य में होता है हमारा कफ और मानसिक दोष जो होते हैं वो दूर होते हैं। नस्य का मतलब वही होता है, नाक से कुछ भी ऐसा तैलीय पदार्थ लिया जाता है जिसके जरिए वो हमारे गले में आता है, और जब भी ब्रीद इन करते हैं आउट करते हैं तो उसकी जो स्मेल होती है वो अंदर जाके हमारा मानसिक रोगों पे बहुत अच्छे से काम करती है। और वैसे तो नहीं मानते, पर जो शिरोधारा होती है वो भी इसका एक अंग होता है। हालांकि उसमें नस्य नहीं काम करता, पर उससे भी मानसिक रोग बहुत अच्छे से ठीक होते हैं। और इससे कफ और मानसिक रोगों में बहुत फायदा होता है नस्य क्रिया से। मैंने जब पढ़ाया था ना आपको नस्य, तब मैंने ये पढ़ाया था उसमें कि इससे साइनस ठीक होता है हमारा, और स्मरण शक्ति बढ़ती है इससे हमारी। तो अणु तेल का काफी जिक्र है,
चरक संहिता में, ये मैंने बताया था आप लोगों को। सर उसके ये बाद अणु आता है कैसा होता है? अणु तेल। मतलब ये किस चीज का बना होता है? वो तो आप उसकी बोतल खरीदेंगे, उस पे इंग्रेडिएंट लिखे होते हैं जी। बहुत सारी औषधियों से मिलके बॉईल करके वो बनाते हैं, उनका अलग प्रोसेस होता है। अच्छा। हाँ, ऐसा नहीं कोई पर्टिकुलर एक अकेला ही पौधा है, अणु का कोई पौधा हो, उसमें कई सारी चीजें होती हैं, उनको बॉईल करके सुखा के पीस का वो प्रोसेस वो जाने जो बनाते हैं। इतना तो मेरे को भी नहीं पता जी। उससे जो तेल बनता है उस तेल से, उसमें बस आप थोड़ा सा चाहिए होता है उसमें। और मान लो आपने उसमें एक एक बूंद डाल ली रात को सोते समय, फिर जैसे ब्रीदिंग की जो क्रिया वो तो रूटीन में रहती है, आप लेटेंगे तो जैसे ही इनहेल एक्सहेल करेंगे ना, तो इनहेल करने से वो उसकी स्मेल जो जाती है ना औषधियों की, वही काम करती है बस। ऐसे ही गाय का घी होता है, ऐसे षडबिंदु तेल होता है, और बादाम रोगन का तेल होता है, वो भी ऐसे ही कार्य करता है। आप इसको यूज करके देखिए, बहुत अच्छी चीज है ये। उसके बाद होता है जी रक्त मोषणम। रक्त मोषण जो होता है वो दूषित रक्त को दूर करता है। आपने किसी ने देखा हो तो जिनको वेरिकोज वेन्स होती हैं, ऐसे गुच्छे से बन जाते हैं, जैसे सांप के गुच्छे होते हैं, केंचुए के गुच्छे होते हैं ना, ऐसे ऐसे गुच्छे से बन जाते हैं उनकी। मोस्टली वो काफ मसल में होता है, पिंडलियों में होता है, बैक साइड। और उसमें क्या होता है, कई बार तो इतनी क्रिटिकल सिचुएशन हो जाती है कि वो रिमूव ही करनी पड़ती है वहां की नसें। तो एलोपैथी में तो इसका जो इलाज है वो क्या करते हैं, या तो वो कट करके उस इंजेक्शन के थ्रू बाहर निकाल दिया जाता है, या फिर ज्यादा प्रॉब्लम हो तो उस नस को ही रिमूव कर दिया जाता है वहां से। पर आयुर्वेद में ऐसा एक लीज थेरेपी बोलते हैं आजकल उसको, ऐसे वो एक अलग ही प्रजाति की जोक होती है, उन जोक को थोड़ा सा क्रैक करके उस एरिया पे पर्टिकुलर लगाया जाता है, तो वो रक्त को एब्जॉर्ब करते चूसती हैं वो। और बाद में उनको ऐसे पता नहीं हल्दी के पानी में कैसे उसमें छोड़ दिया जाए, तो वो फिर ब्लड को रिलीज कर देती है, और फिर से उनको भूख लग जाती है, वो नेक्स्ट पेशेंट के लिए फिर से सक्रिय हो जाती है। ये साइटिका में, ओ साइटिका नहीं सॉरी, वेरिकोज वेन्स में बहुत अच्छे में काम करती है ये, और आजकल इसको लीज थेरेपी के नाम से जाना जाता है। अब मान लो हमने योगा करने से पहले हमने पढ़ा था कि हमने क्रियाएं करनी चाहिए, सूक्ष्म क्रियाएं, उसके बाद हमने हमने जो भी आसन प्राणायाम जो भी करने थे वो कर लिए, उसके बाद हम क्या करते हैं, कोई बताएगा? क्या हम सीधा ही मैट को फोल्ड कर देते हैं या और भी कुछ करना होता है? ध्यान करते हैं सर। ध्यान करते हैं हम, और क्या करते हैं, कोई बताएगा? बॉडी रिलैक्स करते हैं। शवासन 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 करते करते हैं, हैं, बॉडी को रिलैक्स करते हैं, प्राणायाम करते हैं। प्राणायाम करते हैं। ऐसे ही फिर इसके बाद जो कर्म होते हैं वो पश्चात कर्म होते हैं। उन कर्म को बोल जाता है, तीन तरह के होते हैं: संसर्जन कर्म, शमन कर्म, और रसायन कर्म। संसर्जन जो कर्म होता है उसमें हमारा आहार होता है, और शमन जो कर्म होता है उसमें हमारा द्रव्य होता है। रसायन जो कर्म होता है उसमें हमारा रसायन होता है, जो हमारा क्या बोलते हैं उसको, न्यूट्रिशन होते हैं, वो होते हैं। मान लो हम ट्रीटमेंट कराने गए, उन्होंने मसाज करी, उसके बाद हमें कुछ ऐसी औषधि कुछ भी ऐसा जरिए से पसीने स्वेट के थ्रू हमारा खूब स्वेट हुआ, उसके बाद हमने पंचकर्म किया। पंचकर्म के बाद वो कहते हैं कि लो अब आप ये हफ्ते 10 दिन के लिए ये चीजें खानी है, ये चीजें पीनी है, और ये दवाई है, ये औषधि है, ये आपको औषधि के रूप में लेनी है। पर क्या होता है मोस्टली फर्क जो हमें मोस्टली जो रिलीज मिल जाता है हमें, मान लो कोई भी हमारा पित्त बढ़ा हुआ है या वात बढ़ा हुआ है, कफ बढ़ा हुआ है, तो यहीं से ठीक हो जाता है हमारा। और हम गलती कर बैठते हैं, उसके बाद के जो कर्म है वो नहीं करते, जिसको हम आजकल बोलते, डॉक्टर बोलता है ये चीजें परहेज करो, और ये ज्यादा करो, और इसमें ये दवाइयां हैं जो ये ऐड करो, और इन चीजों को नहीं खाना आपने, ये खानी। हम ठीक यही हो जाते हैं, उसके बाद हम पाश्चात कर्म करना भूल जाते हैं, या वो हमारे लिए गलत होता है। जैसे आप एक्सरसाइज करने के बाद बोलते हैं कि आधा पौना घंटे तक नहाना भी नहीं चाहिए, बॉडी गर्म होती है, ऐसे बोला जाता है ना, बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा होता है, तो आप आधे पौना घंटा रेस्ट करिए, उसके बाद पहले आप यूरिन पास करिए, उसके बाद आपकी बॉडी का टेम्परेचर डाउन आ जाएगा, फिर आप नहा सकते हैं। नहीं तो आप गर्म शरीर पे कुछ भी ठंडी चीज डालें, ठंडा पानी डालेंगे, तो कहीं से मसल स्पाजम या वगैरह वगैरह प्रॉब्लम आ सकती है। तो जैसे पंचकर्म है, पंचकर्म से पहले के कर्म उनको पूर्व कर्म कहा जाता है, और इसके बाद के जो कर्म हो उनको पश्चात कर्म कहा जाता है। तब जाके ये पूरा पंचकर्म हमारा पूरा होता है। यहाँ तक सब क्लियर है जी?
जी सर। ठीक है। उसके बाद हमने षटकर्म पढ़े थे। षटकर्म हो गया और पंचकर्म हो गया, इनका आपस में संबंध क्या है वो जानते हैं। जो धोती क्रिया होती है हमारी, धोती क्रिया में मुख्य क्या होता है? धीरेन्द्र संहिता हठ प्रदीपिका पढ़ी आपने, सेम है सारा। धोती अच्छा, क्रिया में क्या करते हैं? धोती को निगलते हैं ना सर हम लोग। उससे बाहर निकालते हैं। ऐसे ही हम्म। वमन होती है, निकलते निकलते वो मेटिंग आती है, नहीं तो फूड पाइप तो क्लीन होती है हमारी, स्टमक तक जाती है उसमें। और ऐसे ही वमन धोती, वसन धोती है, आजकल इसको दंड धोती वगैरह वगैरह धोती के नाम से जाना जाता है। ऐसे ही वमन होती है हमारी। तो इधर हमारे षटकर्म हो गए, इधर हमारे पंचकर्म हो गए, तो इनको आपस में सही मिलान के भी क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आप इसको नोट डाउन कर लेंगे। धोती क्रिया है, उसका संबंध जो है वो हमारे वमन क्रिया से है। वस्ती दोनों में सेम है। नेति क्रिया है, नेति नस्य के लिए होती है, और नस्य में इसमें बोला जाता है कि कोई भी ऐसा तेल, औषधीय तेल डाला जाता है। तो नेति का वही काम होता है जो नस्य क्रिया का काम होता है पंचकर्म में, वही नेति का षटकर्म में काम होता है। त्राटक का आपस में कोई ऐसा मैच नहीं होता। उसके बाद जो नौली क्रिया होती है, नौली क्रिया में हम क्या करते हैं, कोई बताएगा? नौली क्रिया में अंदर वाले ऑर्गन की क्या होती है? मसाज होती है सर। मसाज करते सर, मालिश। और स्नेहन का जो पूर्व कर्म है उसमें भी यही आता है ना, स्नेहन में मसाज। तो नौली क्रिया को मसाज से कोरिलेट कर सकते हैं हम। उसके बाद आती है हमारी कपाल भाती। कपाल भाती में बोला जाता है कि इससे वो हमारे जो अंदर बढ़ी हुई वायु है उसका बैलेंस होता है, वात दोष होते हैं वो दूर होते हैं हमारे, और वात दोष दूर होते हैं उसके बाद धातु बनती है, खून की सफाई होती है, तो रक्त मोशनम में आता है ये, और स्वेदन में आता है। कपाल भाती करने से खूब पसीना आता है। कपाल भाती के फिर आगे भाग बट जाते हैं, सूर्य भेदी हो गया, चंद्र भेदी हो गया, वगैरह वगैरह भाग होते हैं जो इनके। और ये स्वेदन और रक्त मोशन के अंतर्गत आता है हमारा, इनका संबंध से है। फिलहाल अभी तक क्वेश्चन आया नहीं है ऐसे संबंध का, फिर भी आप नोट डाउन कर लेंगे इसको अच्छे से। उसके बाद पढ़ते हैं हम शरीर व मन के दोष। जो शरीर संबंधी दोष होते हैं वो हमारे त्रिदोष हैं, उनके जरिए ही होते हैं, जिसमें वात पित्त और कफ होता है, जो हमारे शरीर पे बहुत जल्दी इफेक्ट डालते हैं। जो मन के दोष होते हैं, मन से संबंधित जो दोष होते हैं, वो हमारे रजस प्रकृति और तमस प्रकृति, जो हमने श्रीमद् भगवत गीता में पढ़ी थी, वो उसके अंतर्गत आते हैं। सत्व को इसलिए नहीं लिया गया क्योंकि सत्व जो हमारा वो अच्छे के लिए माना जाता है, वो हमें अध्यात्म की तरफ लेके जाता है, मोक्ष की तरफ लेके जाता है। तो यहाँ मन संबंधी जो रोग हैं वो रजस प्रकृति में और तमस प्रकृति में ही ज्यादा होते हैं। रजस व तमस दोनों ही सत्व को दूषित करते हैं। और हमने भोजन भी पढ़ा था ना, पथ्याहार अपथ्याहार पढ़े थे, तो उसमें बताया गया था कि जो बाहर ज्यादा खाना खाते हैं वो लोग ज्यादा लालची होते हैं। उनकी राजस प्रकृति जब बढ़ती है, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता, मान लो आदमी के अंदर 10% भी अगर सत्व प्रकृति, तो उसको फिर वो रजस उस पर अटैक करके उसको भी दूषित कर देती। वो आहिस्ता आहिस्ता करके वो पूरा ही रजस और तमस की तरफ चला जाता है। तो इसलिए आहार जो है वो हमारा सबसे मुख्य है। जब हमने उपस्तंभ पढ़े थे ना, आहार निद्रा ब्रह्मचर्य, उसमें आया था। अब पढ़ते हैं शरीर के भेद। शरीर के भेद मतलब योनि भेद से शरीर 4 प्रकार के होते हैं। कितनी योनियां बताइए हमारी, कोई बताएगा? 84 लाख। 84 लाख योनियां हैं। उनमें से 84 लाख जो योनियां हैं वो कैसे पैदा होती हैं, उनके बारे में बताया गया कि वो कैसे शरीर धारण करती हैं। तो पहली है जो वो है जरायुज। जरायुज जैसे जो गर्भ से पैदा होते हैं उनको जरायुज बोला जाता है, जिनमें हम आते हैं, घोड़ा आ गया, बकरी आ गया, मनुष्य, गाय, भैंस, ये सब उसके अंतर्गत आते हैं। जो भी गर्भ से पैदा होते हैं उनको जरायुज के अंतर्गत लिया जाता है। उसके बाद आता है जी अंडज। जो अंडे से पैदा होते हैं उनको अंडज के अंतर्गत माना जाता है। और इसमें पक्षी होते हैं, सांप होते हैं। ये जब, हालांकि वो जो अंडा होता है वो गर्म में ही होता है, लेकिन बाहर आने के बाद उसको फिर उस पे बैठ के उसको सेकते हैं, उनकी कुछ है। और उसके बाद वो अंडे से, फिर वो अंडे से अंदर से उसके बीज निकलता है, उससे जीव निकलता है। ऐसे ही स्वेद जो होता है, स्वेद मतलब होता है हमारे पसीने से कुछ पैदा होते हैं।
तो पसीने से जैसे हमें बहुत सारी बीमारियां हो जाती है, वो बैक्टीरिया ही होते हैं हमारी बॉडी के ऊपर जो आ बैठते हैं या पैदा हो जाते हैं पसीने से। जैसे जो बहुत कई कई दिनों में नहाते तो उनको जुएं हो जाती हैं, लीखें वगैरह हो जाती है बालों में और स्किन पे वगैरह वगैरह तरह की प्रॉब्लम हो जाती है। वो पसीना ज्यादा आने से या जो मल था शरीर के अंदर वो पसीने के जरिए बाहर आया और उस मल से वो पैदा हुए हैं, तो उसमें हमारी जू होगी, लीक होगी, ये पसीने से पैदा होते हैं। उसके बाद होता उद्भिज। उद्भिज हमने एक जगह और पढ़ा था, कोई बताएगा आयुर्वेद में? और वो जो जांगम और उद्भिज था, द्रव्य पार्थिव, को। हाँ, पार्थिव पार्थिव। द्रव्य, जांगम द्रव्य, उद्भिज द्रव्य पढ़ा था ना, जो पेड़ पौधों से निकलते हैं हमें मिलती हैं जो भी। तो ये उद्भिज दोबारा से आ गया। जो जीव पृथ्वी को फाड़ कर निकलते हैं उन्हें हम उद्भिज में मानते हैं। जैसे केंचुआ, वो जमीन के अंदर ही रहता है 3-4 फीट तक। जैसे बारिश वारिश होती है वो ऊपर आ जाता है, और केंचुए का काम होता है ऊपर आना, और ऊपर आके फिर दूसरे रास्ते से नीचे जाना। फिर नीचे जाके वो अपने जो उसकी एक पर्टिकुलर उसका एरिया है वहां तक जाता है 2-3 फीट तक। फिर वो तीसरे जरिए रास्ते से फिर अलग से आता है, और फिर अलग से हर बार जब भी वो ऊपर आएगा नए रास्ते से आएगा और नए रास्ते से नीचे जाएगा, उसका बस यही काम होता है। और जो वाटर रिसोर्सिंग का काम होता है, जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग का जो सबसे अच्छा कार्य करते थे वो केंचुए ही होते थे। बाद में सरकारें बदली, हरित क्रांति आई तो उससे ये केंचुए बेचारे चले गए, और आजकल दोबारा से आने लगे हैं ये। जो डीएपी वगैरह आते थे ना, यूरिया, तो यूरिया के से ये मर जाते हैं। और उससे हमारी केंचुए जब तक जमीन में रहते थे तो जमीन हमारी सॉफ्ट रहती थी। ज्यादा बारिश होती थी तो क्या होता था, बारिश जो केंचुए ने जो रास्ते बनाए होते उसके जरिए पानी नीचे जाता था, और आहिस्ता आहिस्ता करके वो फिल्टर होके डिप 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 होके वो जमीन से जाता जाता हमारे अंदर जो हमारा पाताल लोक है उसमें जाके पानी इकट्ठा होता था। अब ये केंचुए चले गए तो वो रास्ते भी बंद हो गए, डीएपी आ गए तो जमीनें हो गई हार्ड। तो जो हमारा वाटर लेवल है वो बहुत कम हो गया है, क्योंकि पानी नीचे बहुत कम मात्रा में जा पाता है। उसके बाद पेड़ पौधे हो गए हमारे, और केंचुए जैसी और भी बहुत सारी प्रजातियां होती हैं जो बारिश के दिनों में ही जमीन से बाहर आ जाती है, और जैसे बारिश जाती है तो फिर वापस चली जाती है। वो 2-3 फीट के एरिया तक ही रहते हैं, 4 फीट मैक्सिमम। तो वो उद्भिज के अंतर्गत आते हैं। हमने पत्याहार पढ़ा था ऋतुओं के अकॉर्डिंग, ये विरुद्ध आहार रह गया था उसका, थोड़ा सा ये पढ़ लेते हैं हम। कुछ आहार ऐसे होते हैं जो प्राकृतिक रूप से बहुत अच्छे होते हैं, या उनको अकेला खाएं तो वो अकेला ले ग्रहण करें तो वो बहुत गुणकारी होते हैं। लेकिन जब इन्हीं पदार्थों को किसी अन्य खाद्य पदार्थ के साथ लिया जाता है या किसी समय में, जैसे बताया था ना कि ऋतुओं के अनुसार खाना चाहिए, ये वो समय आ गया। किसी विशेष ऋतु में खाया जाए या ऋतु में सेवन किया जाए तो ये लाभ के स्थान पर हानि पहुंचाते हैं और अनेक प्रकार के रोगों का कारण बनते हैं, और इन्हें ही विरुद्ध आहार कहा जाता है। कोई समझाएगा मेरे को इस परिभाषा को, आपको समझ में आई हो तो? कुछ विपरीत आहार ऐसे जो एक दूसरे से मिलकर रिएक्ट करते हैं, मतलब एक तरह का रिएक्शन बॉडी में कर देते हैं, उसे ही कहते हैं सर। हाँ, वो तो तो अपोजिट होगी किसी जैसे को मिलने पर। कि फल होते हैं तो वो फल फल के रूप में ही खाने चाहिए। जैसे हमारे यहाँ अभी वेस्टर्न लोगों की तरह वो फल को क्रीम के साथ वगैरह खाते हैं ना, दूध के साथ, तो वो गलत होता है, क्योंकि वो जो हाँ वेस्टर्न कंट्रीज रहते हैं वो बहुत ठंडे रहते हैं, इसलिए वहाँ मतलब फटती नहीं है चीजें। हमारे यहाँ दूध में कुछ भी डाल दो तो वो फट जाता है, तो हमें वो नहीं खाना चाहिए। ऐसे मतलब अलग अलग कॉम्बिनेशन नहीं करना चाहिए। हाँ, देखो यहाँ कहा कुछ ऐसे आहार होते हैं जो प्राकृतिक रूप से और अकेले खा ले, उनको अकेला सेवन करें उनका, तो बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन जब इन्हीं पदार्थों को किसी अन्य पदार्थ के साथ मिलाकर खाते हैं, या कुछ खा लिया उसके बाद कुछ अलग से चीज खा ली, या किसी समय में मान लो कोई गर्मी की चीज है उसको सर्दी में खाते हैं, जैसे मैं कह रहा था आप सर्दी में अगर मान लो तरबूज खाओ आप, तो नहीं चलेगा। खीरा खाओ तो आपको जुकाम होना ही होना है। ठीक है, किसी पर्टिकुलर ऋतु में या समय में इसका सेवन किया जाए तो ये लाभ के स्थान पर हानि देना शुरू कर देते हैं और अनेक प्रकार के रोगों को निमंत्रण देते हैं। इन्हीं को ही विरुद्ध आहार कहा गया है। अब वो क्या है, किसके साथ क्या नहीं खाना चाहिए, किसके साथ क्या खाना चाहिए, वो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं हम, जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था। तो दूध के साथ हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए,
वो सब समझते हैं। देखो दूध के ऑपोजिट होगी, टोटली ऑपोजिट है ये चीजें, दही। इसको कभी नहीं खाना चाहिए, खा ही नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं है। नमक हो गया। अब दूध के साथ मतलब नमक का मतलब कहने का मतलब ये नहीं है कि आप दूध में नमक मिला के नहीं पीना है। इसका मतलब है कि आप दूध के साथ ऐसी कोई भी चीज ना खाएं जिसके अंदर नमक या नमक हो। ठीक है जी। मूली नहीं खा सकते, और मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि पराठे खाते, पराठे में नमक भी होता है, और मूली के पराठे भी खाते हैं और ऊपर से दूध भी पीते, बहुत सारे लोगों को देखा मैंने। मूली के पत्ते हो गया, अन्य कच्चे सलाद हो गए, उसके साथ दूध नहीं लेना चाहिए। सहजन की फली होगी, उसकी सब्जी होगी, वो दूध के साथ नहीं चलेगी। इमली होगी, वो दूध के साथ नहीं चलेगी। खरबूजा, वो दूध के साथ नहीं चलेगा। बेल फल हो गया, बेल पत्र बोलते हैं जिसको, वो भी दूध के साथ नहीं चलेगा। नारियल दूध के साथ नहीं चलेगा। और ये आंवला हो गया, नींबू हो गया, बढ़ल हो गया, करौंदा, कमरख, जामुन, कैत, परवल हो गया, अमल फल होता है जो परावत, अनार हो गया, आंवला हो गया, और ये एक मौसमी की, जो मौसमी होते हैं ना, मौसमी ऑरेंज मौसमी होते हैं, तो मौसमी की एक प्रजाति होती है, बहुत खट्टी होती है, ये गलगल बोलते हैं इनको। तोरी हो गया, गुड़ हो गया, तिलकुट हो गया, कुल्थी होगी, उड़द, मोठ, निष्पाव, कंगू, वनक, सत्तू, तेल, और अन्य प्रकार के खट्टे फल या खटाई या मछली आदि। मछली की जगह यहाँ पे मांस ही जाने तो अच्छा रहेगा। कोई भी मांस के साथ आप दूध का सेवन नहीं कर सकते। और अगर आप करते हैं तो सबसे ज्यादा इसमें स्किन प्रॉब्लम होती है, और सबसे ज्यादा स्किन प्रॉब्लम उन्हीं लोगों को होती है। मैंने बहुत से लोगों को देखा है जिनके घर में चलन है सुबह सुबह पराठे खाने का, चाय के साथ या दूध के साथ पराठे खाने का। जबरदस्ती मम्मी पापा बच्चों को, सुबह स्कूल जा रहा है, दो पराठे बनाएंगे किसी भी चीज के, उसके साथ ले एक गिलास दूध पी ले, एनर्जी कहाँ से आएगी। तो ये उसका उल्टा करके भेजते हैं बच्चे को। आपने ऐसा ना तो कोई फ्रूट्स लेना है, और खट्टी चीजें तो बिल्कुल बंद होती है इसमें। दूध के साथ कभी भी इन चीजों को ना ले, भले ही थोड़ी मात्रा में हो, भले ही ज्यादा मात्रा में हो, पर नहीं लेनी आपने। अगर लेते हैं तो मैंने ऐसा देखा कि उन्हीं लोगों को है सोराइसिस, उन्हीं लोगों को है एक्जिमा। मैंने बहुत से लोगों को देखा से, बाद में उन्होंने बोला मैं तो पता ही नहीं था। अब आते हैं दही के साथ क्या नहीं खाना चाहिए। सर चलो, सोराइसिस का मेन कारण यही है क्या, विरुद्धाहार? सोराइसिस में दूध के साथ है ना ऐसी चीजें ली जाती, सबसे ज्यादा उनसे होता है जी। हम विरुद्ध आहार ही कह सकते हैं आप उसको। मैंने बहुत से लोगों को देखा ऐसा, और मैंने उनसे जब बात करके देखा, पूछा मैंने उनसे, मैंने कई साल पहले पढ़ी थी ये बातें, तब मैंने उनसे पूछ के देखा ना, तो यही बातें मिली कि वो उनके खाने पीने में ही ऐसे हैं, वो दूध के साथ इन चीजों को मैच करते हैं। अब बहुत से सारे लोग हैं जो दूध के साथ नमक पारे खाते हैं, मट्ठी खाते हैं, मतलब नमक वाली कोई भी आइटम खाते हैं, या फिर चाय भी जैसे, होगी ना? हाँ चाय जैसे में दूध चाय नहीं के होता क्या? साथ। चाय कॉफी के साथ भी तो खाते हैं, चाय में दूध तो हो गया। हाँ, तो चाय के साथ भी नहीं लेना चाहिए ना सर? नहीं लेना चाहिए आपको। पराठा खाना आप दही के साथ खाइए, अचार के साथ खाइए। और लोग पराठा खाते हैं अचार के साथ, और साथ के साथ चाय पीते हैं, दूध पीते हैं। ये कल्चर मैंने बहुतों के साथ देखा। अच्छा, एक दो दिन की तो चल जाती है, कभी कभार हफ्ते 10 दिन में हो, अब वो रूटीन में डेली ही यही काम उनका, तो फिर वो बोले सुबह सुबह खाए क्या, रोटी खा ले सूखी। मैं कहा जी ठीक है, फिर सोराइसिस की गोली खाओ, वो अच्छी है आपके लिए। अब जानते हैं दही के साथ क्या नहीं खाना चाहिए, इसके अपोजिट चीजें क्या क्या हैं जो खाने से हमें प्रॉब्लम होती है। उसमें होती है हमारी खीर, दही के साथ कभी नहीं खानी चाहिए। और आजकल शादियों का सीजन है, और लोग जाते हैं, ये पहली स्टॉल है और ये आखिरी स्टॉल है, इसमें रसमलाई भी आ गई हमारी, दही भी आ गई, रायता भी आ गया, सब चीजों को चखते 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 एंड तक जब तक नहीं जाते तब तक मानते नहीं वो अपने आप को कि हमने शादी अटेंड की है नहीं की। और मोस्टली यही होता है, दही के साथ देखो खीर खाते हैं, मैंने बहुत सी शादियों में देखा लोगों को ऐसे खाते हैं। दूध, दही के साथ दूध या दूध से बनी आइटम कोई भी नहीं चलेगी। पनीर खाते हैं, देखो दोनों अपोजिट चीजें होगी ना, और हम मटर पनीर की सब्जी के साथ खाते हैं ये चीजें। गरम पदार्थ तो बिल्कुल भी नहीं चलते दही के साथ, इससे अल्सर होती है। गरम भोजन, गरम पदार्थ हो गए, गरम भोजन हो गया। और खीरा, देखो खीरा का रायता दुनिया खाती है। खरबूजा हो गया, ताड़ का फल आदि, ये दही के साथ बिल्कुल भी नहीं खाने चाहिए। खीरे का रायता भी सर?
खीरे का रायता जो सिंपल दही में कच्चे खीरे को वो करके कद्दूकस करके देते हैं ना, वो गलत है। अगर उसमें तड़का लग जाता है फिर वो दही की फॉर्म चेंज हो जाती है। ठीक है। आप अकेली चीज को खाएंगे ना, वो अलग फायदा करती है, और उसको बॉईल करके खाने पे कुछ फायदा होता है, उसको भिगो के खाने पे कुछ होता है, और उसको सेकने पे कुछ होता है। जैसे मेथी होती है, मेथी को भिगो के खाने पे कुछ का अलग फायदा होता है, और उसको जब कढ़ाई में थोड़ा सा सेक लेते हो उसका अंदर जो ऑयल कंटेंट होता है वो सूख जाता है, फिर वो अलग फायदा करती है। तो उसके लिए तो आपको आयुर्वेद प्रॉपर ही पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आपको ज्यादा नॉलेज चाहिए, तो उसके लिए तो आपको प्रॉपर आयुर्वेद को जानना पड़ेगा अच्छे से। उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं। मैं भी मोटा मोटा बता सकता हूँ, ज्यादा तो मेरे को भी ज्ञान नहीं है। अब आते हैं खीर के साथ क्या नहीं खाना चाहिए। खीर के साथ कटहल नहीं खाना चाहिए, और खटाई की कोई भी चीजें नहीं खानी चाहिए। सत्तू हो गया, शराब आदि का सेवन नहीं करना चाहिए, ये इसके बिल्कुल विरुद्ध है। फिर होता है शहद। शहद के साथ क्या नहीं खाना चाहिए। मकोए, ये काक माची बोलते हैं इसको। घी हो गया, घी और शहद दोनों एकदम ओपोजिट है। सर वर्षा का पंचामृत जल। में तो ये दोनों डाले जाते हैं ना? पंचगव्य में। सम मात्रा में नहीं डालते ना, कम कम डालते हैं। नहीं, पर डलता पंचगव्य में तो कह रहे हो आप? हाँ जी। पंचगव्य में। पंचामृत जो बन पंचामृत में डालते हैं ना सर, दही भी, शहद भी, हाँ घी हाँ भी, दूध हाँ। दूध भी दूध भी डालते हैं। डालते हैं, बिल्कुल डालते हैं जी, डालते हैं। हाँ, उनकी फॉर्म चेंज हो जाती है ना वो। देखो यहाँ कहने का मतलब है कि आप उनको कच्ची चीजों को अपना सेवन कर रहे हो, आप दही भी कच्ची खाओगे, दूध भी कच्चा पियोगे, ठीक है ना। अब आपने खीर खाई, खीर पक चुकी है, अब खीर में कुछ भी डाल लो, वो अलग चीज है। मैंने अभी बताया ना, खीरे के रायते में तड़का सर लगने के बाद उसकी दही की फॉर्म चेंज होगी, लेकिन आप दही के साथ खीरा नहीं खा सकते। यहाँ समझ में आया आपको? नहीं सर, वो ये पूछ रहे हैं कि जब हम पंचामृत बनाते हैं तब शहद और घी एक साथ डालते हैं, पर उसमें समान मात्रा नहीं होती। समान मात्रा जब होती तब वो विष बनता है ना, ऐसा कहा गया है। हाँ, नहीं डलने के बाद है ना, वो जो उसकी रिएक्शन होनी होती है वो बोतल के अंदर ही हो जाती है, जब बनाते तभी हो जाती है। पेट के अंदर जाने के बाद उसमें उसका अलग ही फॉर्म बन जाती है ना पंचांग की, तो फिर समझे। मतलब वो नुकसानदायक नहीं है ना सर? वो नहीं होता है, वो इसलिए नहीं होता है कि क्योंकि जब उसको मिलाते हैं ना, जो उसमें रिएक्शन हो रही होती है, वो कंटेनर जिसमें बनता है उसी के अंदर हो जाती है, और उसका फिर नया रूप हो जाता है, पांचों का मिलके कुछ अलग ही रूप हो जाता है। आप समझ में आया? जी सर। हम्म। ऐसे ही खीर के साथ होता है कटहल, खटाई, सत्तू, शराब आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसे शहद के साथ होता है। शहद का और घी का तो एकदम ऑपोजिट कॉम्बिनेशन है इनका, तो इनको कभी भी नहीं लेना चाहिए। ऐसे अंगूर हो गए, शहद के साथ नहीं खाना चाहिए। कमल के बीज, मूली हो गई, ज्यादा गर्म जल हो गया, शहद हो गया, सॉरी दूध हो गया, अन्य गर्म पदार्थ। और गर्म दूध में शहद के साथ मिलाने से कफ बढ़ता है, मोटापा बढ़ता है। जिनको वेट गेन करना हो वो इसको इस फॉर्म में ले सकते हैं। खजूर से बनी चीज होगी, आदि पदार्थ हो गए, शहद को गर्म से करके सेवन करना निषेध है, इसको लेना ही नहीं चाहिए शहद को कभी भी गर्म करके। फिर आता है ठंडे जल के साथ क्या नहीं लेना चाहिए। घी नहीं लेना चाहिए। हम बच्चों को बोलते हैं ना, मना करते हैं, कोई भी चिकनी चीज के ऊपर अपने घी पानी नहीं पीना चाहिए, नहीं तो खांसी हो जाएगी, गले में प्रॉब्लम हो जाएगी। उसके बाद तेल हो गया, ऑयली कोई भी चीज होगी, गर्म दूध के साथ, गर्म पदार्थों के साथ, तरबूज के साथ। देखो पानी से मना करते हैं, तरबूज खरबूजे के साथ, नहीं तो क्या हो जाता, कोई बताएगा? सर हैजे के लिए बोलते हैं ना ऐसे सर। हाँ, देखो उनको शायद ये नहीं पता होगा कि क्यों नहीं, मतलब अकेला तरबूज के साथ ही नहीं पानी पीना चाहिए, पर ये देखो सारी चीजें बता रखी, घी के साथ, तेल के साथ, गर्म दूध, गर्म पदार्थ, तरबूज, अमरूद, खीरा, ककड़ी, मूंगफली, मूंगफली में भी ऑयल होता है ना, और चिलगोजा हो गया, आदि पदार्थों के साथ शीतल जल बिल्कुल विरुद्ध है। वो अंदर मतलब आपने ले लिया तो अंदर जाके उसकी रिएक्शन जो होगी वो कुछ ना कुछ नुकसान ही करेगा। चिकनी चीजों के ऊपर खाने से तुरंत खांसी हो जाती। मूंगफली के ऊपर, चने के ऊपर बच्चों को मना करते कि इसके ऊपर पानी नहीं पीना चाहिए। अब गर्म जल के साथ, गर्म पेय के साथ शहद, कुल्फी, आइसक्रीम, अन्य शीतल पदार्थ बिल्कुल विरुद्ध है। ऐसे घी के साथ समान मात्रा में शहद, ठंडा जल विरुद्ध है। देखो ये आ गया जिनका वो था ना, किसका क्वेश्चन था जी वो? हाँ जी, हम ही पूछे थे जी, पंचामृत वाला। हाँ देखो इसमें है ना, घी के साथ समान मात्रा में शहद नहीं लेना, ये विरुद्ध है। अब इसकी मात्रा अप डाउन होगी तो चलेगा। ठंडा जल,
ये इसके विरुद्ध है। खरबूजे के साथ लहसुन, दही, मूली के पत्ते आदि, ये आप पढ़ लेंगे चार्ट, ये मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगा। उसके बाद पढ़ते हैं जी हम श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार व्यक्ति की जो प्रकृति होती है वो 3 तरह की होती है। हमने श्रीमद् भगवत गीता के 14वें अध्याय में पढ़ा था। 3 तरह का तप होता है, 3 तरह का दान होता है, ऐसे आपने पढ़ा होगा। उसमें 14वें अध्याय के में बताया गया कि जो हमारी व्यक्ति की प्रकृति होती है वो 3 प्रकार की होती है, सात्विक प्रकृति, राजसिक प्रकृति और तामसिक प्रकृति। सात्विक प्रकृति से ज्ञान उत्पन्न होता है, राजसिक प्रकृति से कामना और आसक्ति उत्पन्न होती है, और तामसिक प्रकृति से अज्ञान उत्पन्न होता है। अब पढ़ते जीवात्माओं को गुण कैसे बांधते हैं। जो सात्विक प्रकृति होती है, सात्विक जो गुण होता है वो जीवात्मा को सुख, ज्ञान और उसके अभिमान से बांधते हैं। इसमें ये चीजें बढ़ती हैं, सुख भी बढ़ता है, ज्ञान भी बढ़ता है और उसका अभिमान भी बढ़ता है थोड़ा थोड़ा। राजसिक जो प्रकृति होती है, राजसिक प्रवृत्ति में क्या होता है, कर्मों के व उनके फल के जो संबंध है उनसे आदमी बनता है। जो भी कर्म करता है, उस कर्म जो किया उसने, उससे कुछ अचीव हुआ और उस अचीव के चक्कर में फिर वो वापस उससे अच्छा हो और उसी रास्ते पे जाता रहता है। इसमें मान लो कोई भी, जैसे मैंने देखा है, जो बड़े लोग होते हैं जिनका मान लो कोई एम होता है, बिजनेसमैन जो लोग होते हैं, उनके जब वो इतनी सेल हो जाती है उसके बाद वो पार्टी करते हैं, और पार्टी में उनके फिर वही चलता है, शराब वराब, फुलके, मतलब यही इनका, ये राजसिक की तरफ जाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता फिर ये राजसिक से आगे तामसिक की तरफ आ जाते हैं, सात्विक की तरफ जा ही नहीं पाते। क्योंकि आगे आप पढ़ेंगे ना पथ्य, इसमें इसका आहार भी पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा। आगे आता है तामसिक जो गुण होते हैं हमारे। तामसिक गुण जो होते हैं वो जीवात्मा को प्रमाद, आलस्य और निद्रा के द्वारा बांधते हैं। ये मैंने शॉर्ट में लिख दिया। इसका सत्वगुण जो होता है वो सुख और ज्ञान में कर्मों को बांधता है, और रज हो वो कर्मों में बांधता है हमें, और जो तमसिक प्रकृति होती है वो प्रमाद, आलस्य और निद्रा में हमें बांध के रखती है। ये आपने पढ़ भी लिए होंगे। सत, रज व तम के बढ़ने के लक्षण को, ये बढ़ते कैसे हैं। सतोगुण में अंतःकरण और इंद्रियों में चेतनता और विवेक शक्ति उत्पन्न होती है, उसके कारण हमारा सात्विक गुण बढ़ता है। जो रजोगुण है, रजोगुण में लोभ, प्रवृत्ति, स्वार्थ, मतलब सेल्फिशपन लोगों में ज्यादा होता है। बुद्धि होगी हमारी, अटैचमेंट होगी, विषय भोगों की लालसा होगी ज्यादा, मतलब पाने की इच्छा रहती है। तो ये जो उत्पन्न होती हैं ये रजोगुण में होती हैं हमें। अगर किसी व्यक्ति में ये चीजें बढ़ती हैं तो मतलब उसकी रजोगुण की प्रवृत्ति है। फिर आता है तमोगुण में। तमोगुण में अंतःकरण, इंद्रियां, इंद्रियों में अंधकार और कर्तव्य कर्मों में अपरिवर्ती, प्रमाद, निद्रा आदि का बढ़ना। जब ये चीजें हो जाती हैं तो आदमी तमोगुण की तरफ चलने लग जाता है। फिर पढ़ते हैं सत, रज व तम की वृद्धि में अगला जन्म क्या होता है। जो सात्विक प्रकृति के लोग होते हैं, जब उसको स्टेबल बना के रखते हैं और जब वो प्राणों का त्याग करते हैं, जो उनका अगला जन्म जो होता है उनका, वो दिव्य स्वर्ग आदि लोकों की प्राप्ति होती है। मान लो कोई अभी है, ठीक है, कोई नॉर्मल व्यक्ति है और वो भक्ति वक्ति करने लग गया है, आहिस्ता आहिस्ता वो भगवान को जानने की इच्छा है और किसी भी रीजन से उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसका अगला जन्म जो होता है उसका वहीं से शुरू होता है। वो या तो किसी ऐसे घर में जन्म लेगा या किसी ऐसे पंडित के घर में जन्म लेगा जो पूजा पाठ में ज्यादा पूजा पाठ को ज्यादा मानते हो, या कोई मंदिर का प्रॉपर ही पुजारी हो, मंदिर में ही रहता हो, या कोई ऐसा जो शास्त्रों का ज्ञाता हो, जानकार हो। तो ऐसे लोगों के घर में उनका जन्म होता है। दिव्य स्वर्ग आदि लोगों की प्राप्ति करते हैं। जो राजसिक प्रवृत्ति के लोग होते हैं वो मनुष्य लोक की प्राप्ति करते हैं, वापस से फिर इसी लोक में आते हैं और अपना जो भोग है उसको भोगते हैं। जो तामसिक प्रवृत्ति के लोग होते हैं वो कीट, पशु आदि मूढ़ योनियां जो होती हैं उनमें उत्पन्न होते हैं, और यहाँ रह के अपना तमोगुण के कारण, जो उनका जो पीछे तमोगुण था उसके कारण इनको ये जन्म मिला, और फिर इसको भोगते हैं। यहाँ फिर उनको देखा जाता है कि वो यहाँ आके भी कुछ ऐसी हरकत करते तो फिर से उनको फिर यही जन्म मिलते हैं, या इससे और नीच योनियों के जन्म मिलते हैं। फिर पढ़ते हैं जी सत्व, रज और तम का फल क्या होता है। सात्विक प्रकृति वो होती है, उसका जो फल होता है वो सुख देने वाला होता है, ज्ञान देने वाला होता है, वैराग्य की प्राप्ति कराने वाला होता है।
राजसिक प्रवृत्ति होती है वो कुछ क्षण के लिए हो सकता है कि उसको अच्छी अचीवमेंट मिल जाए, अच्छा पैसा आ जाए उसके पास, तो उसका जो अंत होता है वो दुखी होता है। तामसिक प्रवृत्ति जो होती है वो अज्ञान के कारण, अविद्या के कारण हो, उसका फल जो होता है वो अंधकार की तरफ ही होता है। सत्व रजव तम से क्या क्या उत्पन्न होता है वो जानेंगे। सत्व प्रकृति जो होती है उससे हमें ज्ञान उत्पन्न होता है, राजसिक प्रवृत्ति से हमें लोभ उत्पन्न होता है, और तामसिक प्रवृत्ति जो होती है उससे हमें प्रमाद, मोह, अज्ञान, ये चीजें उत्पन्न होती है। ये आगे आपके डाउट के क्वेश्चन। भगवत गीता के अनुसार आहार कैसा होना चाहिए। श्रीमद् भगवत गीता के 17वें अध्याय में सभी प्राणियों को अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार भोजन प्रिय होता है। सबकी अपनी अपनी प्रकृति होती है, शेर की अपनी है, चीते की अपनी है, मनुष्य की अपनी है, गाय की अपनी, भैंस की अपनी। तो जिन भी योनियां है प्राणियों, सभी प्राणियों को अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार भोजन प्रिय होता है। आप पढ़ते हैं सात्विक व्यक्ति जो होते हैं उनको कौन सा भोजन प्रिय होता है। आयु देने वाला, बल देने वाला, बुद्धि देने वाला, आरोग्य देने वाला मतलब दीर्घायु देने वाला, रोग मुक्त जीवन देने वाला, सुख देने वाला, प्रीति को बढ़ाने वाला मतलब शांति वाला, रस युक्त, चिकने। देखो जहां भी आप पढ़ेंगे ना रस युक्त और चिकने, सुमधुर, सुस्निग्ध, ये वर्ड आपको मिलेंगे। तो रसयुक्त, चिकने और स्थिर रहने वाले तथा स्वभाव से ही मन को प्रिय लगने वाले आहार जो होते हैं वो सात्विक व्यक्ति को प्रिय होते हैं। ये उसकी प्रकृति होती है। वो चाहे कितना नापसंद आप कोशिश कर ले, पर फिर भी उसके अंदर से जो आत्मा वो मानेगी कि आपको नहीं, सात्विक की तरफ चलना चाहिए, सात्विक की तरफ चलना चाहिए, सात्विक की तरफ चलना चाहिए। वो करती है ऐसी कोशिश। वो एक हमारी ऊर्जा होती है जो हमें सात्विक की तरफ लेके जाती है। ऐसे ही राजसिक लोगों के साथ होती है, उनकी अपनी प्रवृत्ति। सर म्यूट हो गए क्या? लेफ्ट में सर अभी। हेलो, जी सर। पूनम जी मेरी आवाज आ रही है। हाँ जी जी सर, आ रही है। सर। जी जी। अब पढ़ते हैं राजसिक व्यक्ति जो होते हैं उनको कौन सा आहार प्रिय होता है। कटु, अमल, लवण, अधिक गर्म, तीक्ष्ण, और ये है रंध्र। ये रुद्र नहीं है, रंध्र है। और दुख, चिंता व रोगों को उत्पन्न करने वाला जो आहार होता है वो राजसिक जो पुरुष होते हैं उनको प्रिय होता है। वो बार बार इन्हीं चीजों की तरफ भागते हैं। और आजकल लोगों का यही हाल है कि वो घर के खाने को नहीं खाते, बाहर से खाते हैं, और उनमें रासिक प्रवृत्ति बढ़ती है। और आपने यहाँ पढ़ा था देखो, लोभ, जो बाहर का ज्यादा खाने होते हैं खाते हैं लोग, वो लालची होते हैं, वो सेल्फिश होते हैं। और मतलब वो सामने जो बाहर का बनाने वाला होता है उसकी प्रवृत्ति ऐसी होती है कि भाई आप खाओ और मेरे को पैसे दो, बस मेरे को पैसे से मतलब है। तो वो खुद लालची है, उसकी बनाने की इच्छा यही होती है। तो सामने वाला जो उसको ग्रहण करता है वो भी लालची बनता है। आप चाहे कितना ही बाहर का सात्विक खाना खा लो तो कहीं ना कहीं आप राजसिक की तरफ ही जाओगे। उसके बाद आता है तामसिक व्यक्ति जो होता है उसको कौन सा भोजन प्रिय होता है। देखो यहाँ लिखा है एक प्रहर से पहले बना भोजन। एक प्रहर होता है हमारा 3 घंटे का। तो 3 घंटे से पहले बना भोजन, रस युक्त भोजन, दुर्गंध युक्त भोजन। देखो इसमें मांस, ये मदिरा, सब चीजें आ गई इसके अंदर। जिन भी चीजों के अंदर स्मेल आती है तो वो तामसिक प्रवृत्ति में आएंगे लोग। बासी भोजन हो गया और झूठा भोजन हो गया, अपवित्र भोजन हो गया, ये तामस पुरुष को प्रिय होते हैं। झूठे भोजन से मतलब यहाँ ये नहीं है कि आपस में दो भाई हैं वो भी झूठा भोजन ना खाएं। झूठा भोजन वैसे ऐसे ही बोला गया है, पर मोस्टली ये होता है कि झूठा भोजन बोला जाता है किसी बीमार व्यक्ति का, उसका भोजन झूठा भोजन नहीं खाना चाहिए। नहीं तो झूठा भोजन खाने से तो प्रेम बढ़ता है, ऐसे बोला गया है। किसी को अपना बनाना हो तो उसको अपने हाथ का खाना खिला दो, या उसका झूठा खाना खाने से आदमी ऐसा मुंह में आ जाता है, ऐसी चीजें बोली जाती हैं। तो यह तामसिक व्यक्ति की प्रवृत्ति होगी, उनको ये चीजें प्रिय होती है।
और मेरे हिसाब से यहाँ आपका आयुर्वेद पूरा हो गया है। और एक दो चीज़ें अगर रह गई होंगी, मुझे नहीं लगता रह गई होंगी, फिर भी अगर रहती हैं तो मैं आपको कल इन्फॉर्म कर दूंगा क्लास का, शाम तक देख के। और इससे रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन हो तो मेरे को बताइए जी। है थोड़ा सा समझने में मुश्किल है कि बार बार वात पित्त कफ वही त्रिदोष और वही सतरजतम वही चीजें आती हैं घूम घूम के, पढ़ने में थोड़ा सा मुश्किल है समझने में।